हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे 10 ऐसी बड़ी गलतियों के ऊपर जो अगर आप शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपको नहीं करनी चाहिए। आप में से कई सारे लोग इनमें से कई सारी गलतियां ऑलरेडी कर चुके होंगे, या फिर आप में से कई सारे लोग ऐसे होंगे जो नए नए शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए आए हैं, लेकिन उनको नहीं पता है वो एक्चुअल में एक गलती कर रहे हैं। वो ना कि प्रॉपरली शेयर मार्केट में अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। शेयर मार्केट में जब कोई भी बंदा एंटर करता है तो उसको बहुत सारी चीजें एक साथ पता चलने लगती है, और उसको जितनी उसकी खुद की समझ होती है उसके हिसाब से वो काम करने लगता है। तो उसमें सबसे पहली मिस्टेक वो बंदा क्या करता है, शेयर की प्राइस देख के शेयर खरीदना शुरू करता है। अब इसका क्या मतलब हो गया, शेयर मार्केट में जब लोग शेयर्स की बातें जानने लगते हैं तो वो देखते हैं कि यार 5,000 का शेयर है, 3,000 का शेयर है, 10,000 का शेयर है, तो उनको लगता है कि भाई ये शेयर जो है ये बहुत ज्यादा महंगा है, इतना पैसा तो मेरे पास है भी नहीं। मतलब मैं अगर महीने का मेरा एक सेविंग बाजू में निकल तो मुश्किल से 2-3 हजार की हो रही है, तो मैं कैसे 5,000 और 10,000 का शेयर खरीदूं। तो वो क्या करते हैं, 5 या 10 रुपए का कहीं शेयर मिल रहा है वो ढूंढने लगते हैं, और फिर वो अपना दिमाग क्या लगाते हैं कि यार मेरे पास अगर 2,000 भी है और मैं 20 रुपए का भी कोई शेयर खरीद लूं तो मेरे को 100 क्वांटिटी में खरीदने मिलेगा। लेकिन वो उसके पीछे का स्टडी नहीं करते कि क्यों भाई वो शेयर आज भी 20 रुपए का है और क्यों ये शेयर 5,000 का है। हर शेयर की एक इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, और वो इंट्रिंसिक वैल्यू अगर आपको जाननी है तो उसके लिए टिकर टेप और स्क्रीनर जैसी वेबसाइट्स मार्केट में अवेलेबल है, जो आपको हर कंपनी के हर शेयर की इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है वो बताने का काम करती है। यानी बेसिकली वो उस कंपनी के फंडामेंटल्स क्या है वो आपको बताती है। तो उसके ऊपर डिपेंड होता है कि क्या आपको 5,000 का शेयर खरीदना चाहिए या ये 20 रुपए का शेयर खरीदना चाहिए। क्या ये 20 रुपए का शेयर आगे जाके 40 रुपया होएगा? लगता तो है कि यार 20 का 40 तो जल्दी हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कई सारे कंपनियों के शेयर जो आज से 5 साल पहले 10-12 रुपए के थे वो आज 20-25 भी नहीं पहुंचे हैं, और कई सारी कंपनियों के शेयर जो 1,000-1,500 रुपए के थे वो आज 5-10 हजार रुपया भी क्रॉस कर चुके हैं, क्योंकि उन कंपनियों की शेयर्स की इंट्रिंसिक वैल्यू बहुत बढ़िया थी। अभी इसके ऊपर आपको इन डिटेल वीडियो चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं वीडियो बनाऊंगा। दूसरी सबसे बड़ी गलती शेयर मार्केट में आते वक्त लोग करते हैं कि शेयर मार्केट में आने में बहुत ज्यादा देर लगा लेते हैं। आप कहोगे कि यार शेयर मार्केट में लेट होने से क्या गलती होगी। सिंपल सी बात है कि कोई भी कंपनी का शेयर आप एक टाइम पे खरीदते हो और उसको आप इमेजिन करोगे कि साल 2 साल में वो बहुत अच्छा रिटर्न्स देगा, तो ऐसा नहीं होता है। अब उसको रिटर्न्स अच्छा खासा रिटर्न्स अगर आपको चाहिए, यानी आपने समझ लो कि लगाया है 1,00,000 रुपया और वो लाख का आप चाहते हो कि 10 लाख होए, तो वो साल 2 साल में होना बहुत ही नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। कई सारी कंपनियां ऐसा परफॉर्म जरूर करती है कि जिनका 100 रुपए का शेयर 500 रुपया चला जाता है, और उधर लगाया हुआ 1,00,000 रुपया आपका 5 लाख रुपया इजीली बन जाता है। लेकिन ये हर बारी हर वक्त हर शेयर के साथ पॉसिबल नहीं होता है। उसके लिए आपको अच्छी कंपनीज के अच्छे सेक्टर्स के अच्छे शेयर्स को ढूंढना पड़ता है, और जितना जल्दी आप वो करोगे उतना ज्यादा जल्दी आपको उसका बेनिफिट यानी आनंद लेने का मौका मिल सकता है। अब इसका एग्जांपल मैं कुछ इस तरीके से दूंगा कि समझ लीजिए 20-21 में आपकी जॉब लग गई है, आप पैसा कमाना सीख गए और आपके पास थोड़ा बहुत पैसा आना स्टार्ट हो गया है, ठीक है। तो आप एक फेयर एज है कि आप 20-21 से 25 साल के बीच में आप आपका इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, जब नया नया जॉब लगता है, नया नया पैसा कमाने लगते हैं, तो वो अपने नए नए शौक पाल लेते हैं। वो कहीं घूमने जाने का शौक पालते हैं, किसी को पीने का शौक लगता है, किसी को गाड़ी खरीदने का शौक लगता है, और वो अपना पैसा उसमें उड़ाने लगते हैं। अब वो उड़ाया हुआ पैसा उनका रिटर्न तो नहीं आता है, तो वो अगर समझ लो ऐसा करते करते वो उम्र के 30-32 साल तक भी पहुंच गए और उन्होंने अपना कोई भी पैसा शेयर मार्केट में या कहीं पे भी इन्वेस्ट नहीं किया, तो वो क्या हो गया, वो पैसा उनके लिए आज जीरो है। और जो काम वो 20-21 साल की उम्र में कर रहे थे वही वो 30-31 साल की उम्र में भी करते रहते हैं। लेकिन उस उम्र में जब उन्होंने पहली सैलरी उठाई थी या पहली बार पैसा कमाना स्टार्ट किया था, वही पैसे को अगर उन्होंने थोड़ा बहुत स्टडी करके किसी शेयर में डालना शुरू किया होता, तो आज वो जो कमाई कमा रहे हैं, जो उनकी सैलरी है वो तो वो कमा ही रहे होते, और साथ ही साथ उनका 5-10 लाख रुपए का आज पोर्टफोलियो बना होता। यानी उनके पास एक बैकअप के लिए पैसा बन सकता था। तो इसीलिए कहता हूं कि अगर आपने पैसा कमाना स्टार्ट किया और आपके पास आपका खुद का पैसा आना स्टार्ट हो गया, तो आप थोड़ा थोड़ा शेयर मार्केट का स्टडी करके आपके पैसे की इन्वेस्टमेंट में का थोड़ा थोड़ा पैसा जल्द से जल्द शेयर मार्केट में डालना शुरू कीजिए। तीसरी सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं कि बिना सीखे किसी की टिप्स सुन के या पढ़ के उसके ऊपर शेयर्स में पैसा लगा देते हैं।
और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल्स है कई सारे टेलीग्राम चैनल्स और आजकल व्हाट्सएप के भी चैनल्स खुल गए। तो ये चैनल्स पे इस तरीके का प्रमोशन भरसक होता है कि भाई मैं कहता हूँ ये कंपनी का फलाना कंपनी का शेयर इतने में खरीदो, इसको इतने महीने के बाद ये इतना इतना चला जाएगा, इसको बेच दो। ये सब तो छोड़ दीजिए, आपको बड़े बड़े जैसे न्यूज चैनल्स हैं, मैं जिनका नाम नहीं लेना चाहूंगा लेकिन वो नामांकित है, आप उनको शायद देखते भी होंगे। उधर बैठे हुए कई सारे जो शेयर मार्केट के पंडित खुद को कहलाते हैं, वो आपको बोलेंगे भाई ये कंपनी का शेयर खरीद लो, ये आपका इतने दिन में इतना हो जाएगा। और कई दफा ऐसा होता है कि वो शेयर खरीद के आपने खरीदा नहीं कि कुछ ही समय में वो शेयर गिरने लगता है। तो ये सब जो चीजें होती है, इसमें दो चीजें होती है, एक तो जो आपको टिप देने वाला होता है उसको प्रॉपरली नॉलेज नहीं होती है, और दूसरी बात ये होती है कि जो बड़े लेवल पे बड़े प्लेयर्स बैठे हुए हैं जिनके पास बहुत बड़ा करोड़ों का यानी हजारों करोड़ रुपए का पैसा पड़ा हुआ है, ये लोग आपके जैसे नॉर्मल रिटेलर्स को जो 5,000 से लेके करोड़ रुपए तक की इन्वेस्टमेंट करते हैं, इनको नॉर्मल रिटेलर्स कहा जाता है। इन रिटेलर्स को गुमराह करने का और उनका पैसा हड़पने के लिए इस तरीके की मार्केटिंग करते हैं। तो इन सबसे बचना है तो सिंपल सी बात है कि शेयर मार्केट में किसी के टिप पे काम मत करो। शेयर मार्केट में पैसा लगाने के लिए कैसे शेयर चुनना है, कैसे उसके फंडामेंटल समझने हैं और उस फंडामेंटल्स की बेसिस पे कैसे पैसा लगाना है वो सीख लीजिए। अगर वो सीख लिए तो फिर आपको किसी के टिप्स की जरूरत कभी नहीं पड़ेगी। उल्टा लोग आपसे कहने आएंगे कि भाई आपने कौन से शेयर में पैसा लगाया, मुझे भी बताओ ताकि मैं भी वो कंपनी में पैसा लगा सकूं। चौथी सबसे बड़ी मिस्टेक जो करते हैं भाई, ये मिस्टेक करने वाले 90% लोग लॉस ही खाते हैं। और अगर आपने कभी भी कहीं पे भी डीमैट अकाउंट ओपन किया होगा और कहीं पे भी ट्रेडिंग की होगी तो आपको सबसे पहला मैसेज आता है कि 90% एफएनओ करने वाले लोग ये लॉस में ही चल रहे हैं, सिर्फ 10% लोग पैसा कमा रहे हैं। एफएनओ क्या होता है? फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। तो भाई ये जो है ये डेरिवेटिव्स है, ये नॉर्मल शेयर्स नहीं है। इनके ऊपर एक अलग सा वीडियो बनाया जा सकता है कि ये क्यों रिस्की है और इनमें क्यों इनिशियल पीरियड में यानी जब आप शेयर मार्केट की नई नई जानकारी ले रहे हो तो इसमें पैसा नहीं डालना चाहिए। देखिए सिंपल सी बात समझिए कि सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है ऑप्शंस और फ्यूचर्स में एक्सपायरी डेट। यानी आज आपने खरीदा, ऑप्शंस का तो ऐसा है कि आज आपने ऑप्शन बाय किया, तुरंत 5 या 10 मिनट में उसकी जो इंट्रिंसिक वैल्यू है वो घटने लगती है। यानी अगर आज समझ लीजिए कि उसकी एक्सपायरी है तो एक्सपायरी के दिन अगर 250 रुपए का एक यूनिट मिल रहा है, सुबह 9:15 बजे मार्केट खुलने के टाइम पे जिसकी 250 रुपए वैल्यू थी उसकी 3:30 बजे जीरो हो सकती है। कौन से ऑप्शन की वैल्यू जीरो हो सकती है और कौन से ऑप्शन की वैल्यू 250 से 2,500 हो सकती है वो आप नहीं जज कर सकते हैं जबकि आप नए नए मार्केट में आए हो। और दूसरी होता है फ्यूचर्स। फ्यूचर्स की जो इंट्रिंसिक वैल्यू है बहुत स्लोली घटती है, डिके होती है, लेकिन अगर इनिशियल स्टेज पे आप हो तो आप फ्यूचर से भी दूर रहो। और उसी के साथ साथ मैं आपको और एक मशवरा दूंगा, आप इंट्राडे से भी दूर रहो। अब इंट्राडे क्या होता है कि देखिए मैं जिन नॉर्मली शेयर्स की अभी आपके साथ बात कर रहा था वो होता है कि आज आपने एक शेयर खरीदा, आपके मन में जब आया 6 महीने बाद, साल भर बाद, 10 साल बाद, जब भी आप बेचना है बेच सकते हो। लेकिन इंट्राडे में खरीदा हुआ शेयर आज मैंने खरीदा और आज के आज 3:30 बजे मार्केट बंद होने से पहले मुझे बेचना पड़ेगा, वरना आपका जो ब्रोकर है वो खुद ही बेच देगा और फिर आप या प्रॉफिट में हो या लॉस में हो, आपको वो प्रॉफिट या लॉस एक्सेप्ट करना पड़ेगा। यानी आपके पास खुद के पास कोई होल्डिंग करने का राइट, एफएनओ बोलो या फिर इंट्राडे बोलो, नहीं होता है। अभी बहुत सारे लोगों को क्या लगता है कि एफएनओ और इंट्राडे शॉर्टकट में हमको फटफट माला माल कर देता है, और आप टेलीग्राम चैनल्स, इंस्टाग्राम अकाउंट्स, फेसबुक पेजेस पे ये चीजें देखते रहते हो कि भाई इसमें तो बहुत सारा पैसा है, लोग लाखों करोड़ों रुपए दिन में कमा रहे हैं, तो हम क्यों पीछे रहे, हम बाकी मार्केट गया तेल लेने, हम एफएनओ और इंट्राडे से स्टार्ट करेंगे। तो भाइयों ये मैं आपको कहना चाहूंगा, आपको सच्ची में पैसा कमाना है तो इस चीजों से दूर रहो, क्योंकि ये चीजें उन लोगों ने करनी चाहिए जिनको कम से कम मार्केट में आके 5 से 10 साल हो चुका है, मार्केट की अच्छी समझ है और उन्होंने अच्छा खासा ऑलरेडी मार्केट से पैसा कमाया है, और उस पैसे में से कुछ पैसा वो इंट्राडे या ऑप्शंस में डाले तो समझ में आता है। पांचवा इंपॉर्टेंट पार्ट, कभी भी कोई भी कंपनी या उस कंपनी का जो सेक्टर है वो जाने बिना उस सेक्टर की उस कंपनी का शेयर मत खरीदो। यानी जैसे कि आपको अगर टाटा मोटर्स का शेयर खरीदना है, ये मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, इसको आप मेरा रिकमेंडेशन मत समझिए, कि अगर आपको टाटा मोटर्स का या मारुति सुजुकी का शेयर खरीदना है, ठीक है, तो आपको ऑटोमोबाइल सेक्टर की अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए कि कौन से टाइम पे ऑटोमोबाइल सेक्टर ऊपर चला जाता है, कौन से टाइम पे उसका सेल डाउन हो जाता है। आपको पिछले 4-5 साल का आपका स्टडी होना चाहिए। आपको उसके बाद आपको अगर समझ लो टाटा मोटर्स का खरीद रहे हो तो ये कंपनी
कौन सी गाड़ी लॉन्च करने वाली है, इन्होंने जो पुराने डिसीजंस लिए वो उनके कैसे फेल हुए, उसके बाद अभी ये कौन से डिसीजंस ले रहे हैं। तो ये सब चीजें जो है प्रॉपरली एनालाइज करके फिर आपको सोचना है कि मुझे इस कंपनी के शेयर में पैसा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, या अभी सही समय नहीं है, थोड़े समय के बाद या किसी और कंपनी में ऑटोमोबाइल के पैसा डालना चाहिए, ये आपको सोचना चाहिए। तो इस तरीके का जब आपका इन डेप्थ स्टडी हो जाएगा इन सब चीजों पे, उसके बाद शेयर मार्केट में पैसा लगाना शुरू कीजिए। ऐसा नहीं कि मेरा वीडियो देख लिए या किसी मेरे जैसे यूट्यूबर का वीडियो देख के आपने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। अगर ऐसा आप करोगे तो आप इनिशियल स्टेज पे लॉस ही खाओगे और फिर आप लोगों को कहते फिरोगे कि भाई साहब शेयर मार्केट जो है ना वो जुआ है और शेयर मार्केट में कभी भी पैसा नहीं लगाना चाहिए। छठी सबसे बड़ी मिस्टेक ये होती है ना कि लोग भेड़ चाल में आके शेयर्स में पैसा लगा देते हैं। उनको कोई समझ नहीं होती है कि ये कंपनी क्या काम करती है, इस कंपनी का कौन सा प्रोडक्ट है और ये कंपनी कौन से सेक्टर्स में या सेक्टर में काम कर रही है। सिर्फ ये देखा जाता है कि भाई पिछले कई महीनों से इस कंपनी का जो शेयर है वो बढ़ता ही जा रहा है, और उस बढ़ते हुए शेयर की रैली में आके वो सोचते हैं कि भाई हम भी घुस जाए तो हम भी बहती गंगा में हाथ धो ले। लेकिन कई दफा फिर ये देखने को मिलता है कि आपको जब लग रहा होता है कि ये शेयर ऊपर जा रहा है, ऐसे समय में आप उसमें घुस जरूर जाते हो, लेकिन तब तक वो उसके हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचा रहता है और उसके बाद जब आप बाय करने ही वाले होते हो और वो गिरना स्टार्ट हो जाता है। तो इसके लिए भेड़ चाल में मत जाओ। जब तक आपको कोई कंपनी या उस कंपनी का सेक्टर समझ में नहीं आता है तब तक ऐसे सेक्टर में या ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट कतई मत करो। सातवीं सबसे बड़ी मिस्टेक लोग करते हैं कि लोगों को ना कंपनी से या शेयर से ना बहुत मोहब्बत हो जाती है, भाई नहीं मैं तो इसी कंपनी के शेयर में पैसा डालूंगा। तो देखिए भाई, किसी ने किसी कंपनी में किसी वक्त पैसा डाला था, इस वजह से आप आज के टाइम पे आपने कमाया हुआ पैसा उसी शेयर में डालना जरूरी नहीं है। आपको ये समझना जरूरी है कि ये कंपनी आगे लॉन्ग टर्म कितना चल सकती है, आपने डाले हुए पैसे से कितनी ज्यादा वैल्यू ऐड हो सकती है। यानी किसी भी कंपनी से या किसी भी शेयर से, एक शेयर से मोहब्बत मत कीजिए। जैसे अगर समझ लीजिए कि आपके पास है 5 लाख रुपया, तो आप उसको 10, 20 या 5 अलग अलग कंपनी में या अलग अलग सेक्टर्स में डिवाइड करके डाल सकते हो। जितना आप आपका पैसा डाइवर्सिफाई रखोगे उतना आपका पैसा सेफ रहने का चांस है। अक्सर ये देखने को मिलता है कि हर सेक्टर एक साथ नहीं गिरता है, कोई एक सेक्टर गिरता है तो दूसरा सेक्टर तेजी में रहता है, कोई 2 सेक्टर गिरते हैं तो बाकी 4 सेक्टर तेजी में रहते हैं। तो आपको अलग अलग सेक्टर में अलग अलग कंपनियां चुननी है और उनमें आपको आपका पैसा लगाना है, ताकि आपका पैसा जो है वो बैलेंस रह सके। और दूसरी बात आपको उसी के साथ साथ एक ध्यान में रखनी चाहिए, कई बार लोग क्या करते हैं ना कि जो कंपनी उनको प्रॉफिट दे रही है उसका प्रॉफिट बुक कर लेते हैं और जो लॉस दे रही है उसमें होल्ड करके बैठे रहते हैं। और वो भाई होल्डिंग जो है वो होल्डिंग पीरियड कितना लंबा खींचा जाता है उनको पता ही नहीं होता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको समझ ये भी होनी चाहिए कि कौन से शेयर्स में कब पैसा डालना है, और अगर जैसे आपने सोचा था वैसे ही वो परफॉर्म नहीं कर रही है तो कब उन शेयर से निकल जाना चाहिए, लॉस बुक करना चाहिए, इसकी भी समझ आपको आ जानी चाहिए। आठवीं और सबसे बड़ी गलती, नॉट इन्वेस्टिंग। मतलब मेरे जैसी हजारों वीडियो आप में से कई सारे लोग देखते हैं, सोचते हैं कि भाई मैं पैसा लगाऊंगा, मैं आज नहीं कल लगाऊंगा, मैं इसमें नहीं मैं उसमें लगाऊंगा, मैं मेरे पास ये काम हो जाएगा तब करूंगा, वो हो जाएगा तब करूंगा। और महीने का वो 2, 4, 5 हज़ार आराम से बाजू में निकाल सकते थे, 10 हज़ार तक कभी निकाल सकते थे, लेकिन उन्होंने कोशिश ही नहीं की बाजू में निकालने की और मार्केट में इन्वेस्ट करने की। इसकी वजह से उनको ना पॉजिटिव एक्सपीरियंस आया ना नेगेटिव आया। वो कहेंगे यार मैंने तो लगाया नहीं, मार्केट नीचे गया, अच्छा हुआ, मेरा क्या गया। लेकिन मेरे भाई, अगर आप नहीं लगा रहे हो तो जैसे लॉकडाउन से लेके अभी यानी 4, 4.5 साल में कई सारे कंपनियों के शेयर जो है वो 4, 5 गुना बढ़ गए। अगर उस वक्त आपने किसी भी एक कंपनी पे पैसा लगाया होता तो आज आपका 100 रुपए का खरीदा हुआ शेयर 400 या 500 रुपए तक गया है। ऐसे कई सारी कंपनियों के साथ देखने को मिला है, कई सारे कंपनियों के शेयर्स डबल हो गए हैं। तो वैसा ही बात है कि आज अगर आप किसी कंपनियों को पैसा डालना स्टार्ट करोगे, जरूरी नहीं कि सारी कंपनियों के शेयर्स उतने बढ़ेंगे, लेकिन कोई 10% बढ़ेगा, कोई 50% बढ़ेगा, कोई 100% बढ़ेगा। जिसकी जैसी ग्रोथ है, जिसका जैसा बिजनेस है, उस तरीके से पैसा बढ़ेगा। लेकिन वही पैसा अगर आप आपके सेविंग अकाउंट में रख रहे हो या आप आपके घर में कैश की गड्डियां बना के रख रहे हो कि मैं जो है इनकम टैक्स बचा रहा हूँ, लेकिन वो इनकम टैक्स बचाने के चक्कर में जो पैसा आपका इन्वेस्टमेंट से दुगना तिगुना चौगुना हो सकता था वो नहीं हो रहा है। नौवीं सबसे बड़ी मिस्टेक, लैक ऑफ पेशेंस। बहुत बार क्या होता है जब आप मार्केट में नए नए आते हो और आपको छोटा छोटा प्रॉफिट दिखने लगता है, आप फटफट प्रॉफिट बुक करने लगते हो। मतलब यार मैं लेके आया 5 लाख रुपया, मुझे 10 हज़ार का प्रॉफिट दिखा, मैंने फट से बुक कर लिया। और गलत भी नहीं है, मैं ये नहीं कहूंगा कि ये चीज गलत है, लेकिन आपको पहले तय करना चाहिए कि आप मार्केट में करने क्या आए हो। क्या आप ट्रेडिंग करने आए हो
या आप इन्वेस्टिंग करने आए हो। अगर आप पैसा इन्वेस्ट करने आए हो और आप अगर 2 4 5 महीने में 6 महीने में अगर प्रॉफिट बुक कर रहे हो तो ये कतई गलत है। और अगर आप ट्रेडिंग करने आए हो तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप महीने में बेच रहे हो, 4 महीने में बेच रहे हो, 2 महीने में बेच रहे हो और आप अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हो। लेकिन उसमें भी आपको ये पेशेंस होना चाहिए कि बहुत सारे लोगों को मैं एक चीज नोटिस करता हूँ कि वो शेयर खरीदते हैं और खरीदने के बाद अगर उसका रेट नीचे गया तो वो होल्ड करके बैठे रहते हैं कि भाई महीना 2 महीना कोई दिक्कत नहीं हो, जब ऊपर आएगा तभी मैं बेचूंगा। लेकिन जब वो ऊपर जाने लगता है तो थोड़ा सा भी होल्ड नहीं करते कि भाई वो आज 1000 रुपये, मतलब मेरे बाइंग प्राइस से मुझे 10,000 प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, 5 लाख की मेरी इन्वेस्टमेंट है, 2% का मुझे मुनाफा दिख रहा है। लेकिन मेरे भाई अभी तो आज के दिन वो 2% ऊपर गया है, उसको थोड़ा और टाइम देता तो क्या जाता, शायद वो 10% 15% भी ऊपर जाता। तो इस तरह का मार्केट का क्या इमोशन चल रहा है, किस वजह से ये शेयर ऊपर जा रहा है, इसका कोई भी स्टडी किए बिना जस्ट प्रॉफिट हो रहा है करके प्रॉफिट बुक करके बैठ गए और फिर पता चला यार मेरा 5 लाख का 5,10,000 जहाँ पे हो गया वहीं पे वो 5 लाख का 6 लाख भी होने वाला था। लेकिन मैंने मेरे पेशेंस को खाली लॉस में ध्यान में रखा, प्रॉफिट में ध्यान में नहीं रखा। भाई 10,000 मिला बहुत हो गया, मेरे मैं छुट गया इस डील से। तो इस तरीके से लैक ऑफ पेशेंस आपका नहीं होना चाहिए, आपको डर नहीं होना चाहिए। अगर आप लॉस में बैठे रह सकते हो, थोड़ा प्रॉफिट में भी बैठे रहो, शायद आपको ज्यादा प्रॉफिट मिल सकता है। और इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग की जो मैंने अभी बात कही उसका एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर पॉइंट नंबर 10 में आता है कि लोगों को शेयर मार्केट में टैक्स कैसे काम करता है वो पता ही नहीं होता है। देखिए शेयर मार्केट में बेसिकली दो टैक्स के जो टर्म्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। एक होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और एक होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब देखिए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो होता है वो हमें 20% देना पड़ता है। लेकिन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स किसको लागू होता है, तो भाई साहब जो बंदा ट्रेडिंग कर रहा है उसको वो लागू होता है। ट्रेडर किसको कहा जाता है, ट्रेडर उस बंदे को कहा जाता है जिसने आज के तारीख पे यानी समझ लो 1 जनवरी 2024 को अगर एक शेयर खरीदा और 1 जनवरी 2025 के पहले उसने बेच दिया, यानी साल के अंदर कभी भी बेच दिया, तो वो अपने आप को ट्रेडर कहला सकता है और उस ट्रेडर को पड़ता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। यानी एक सिंपल सा मोटा मोटा एग्जांपल लेते हैं, मैंने 5 लाख का टोटल इन्वेस्टमेंट कर लिया कुछ शेयर्स में और वो 350वें दिन या 360वें दिन पे वो प्रॉफिट जो है मेरा टोटल ओवरऑल पोर्टफोलियो है वो 6 लाख का दिख रहा है, यानी मुझे प्रॉफिट कितना हुआ 1 लाख का बराबर। अभी ऐसे टाइम पे अगर मैं प्रॉफिट बुक करता हूं तो मुझे 20% चार्जेस देना पड़ेगा। जो मैंने 1 लाख रुपया प्रॉफिट किया है तो उसका 20% यानी मेरे को 20,000 रुपया भरना पड़ेगा। अब यही बात करते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की, यानी वही बंदा जो 350 या 360वें दिन पे बेच रहा था वही वो थोड़ा सा और होल्ड करता और 365वें दिन के बाद यानी 1 जनवरी 2025 के बाद 2 या 3 तारीख को वो बेचता, तो उसका बेनिफिट क्या होता कि उसको पहले जो 1.25 लाख है प्रॉफिट का, जो पहला 1.25 लाख है उस पर कोई टैक्स ही नहीं देना पड़ता। यानी अगर उसका प्रॉफिट समझ लीजिए कि 6 लाख की जगह पे 6,25,000 भी होता तो भी उसको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। और उसके ऊपर अगर उसका प्रॉफिट होता, यानी हम अगर ऐसा मानते हैं किसी ने 5 लाख का इन्वेस्टमेंट किया और उसका जो पोर्टफोलियो का वैल्यू है वो अभी 6.5 लाख रुपया हो गया, यानी उसको नेट प्रॉफिट हो रहा है 1.5 लाख रुपए का। अब यहाँ पे मैं ब्रोकरेज चार्जेस और उसके जो चार्जेस होते हैं टैक्सेस वगैरह वो नहीं गिन रहा हूँ, जस्ट फॉर एक राउंड फिगर कैलकुलेशन आपको समझ में आया इसलिए बता रहा हूँ। तो ये 1.5 लाख रुपया जो आपका प्रॉफिट है उसमें से जो 1.25 लाख रुपया यानी 1,25,000 है उस पर आपको कोई टैक्स नहीं लगा, ठीक है। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगता कितना है, अभी ये जो बजट आया है उसके अनुसार 12.5% लगता है। यानी आपने जो ऊपर का 25,000 ज्यादा कमाया है 1.25 लाख से, उस 25,000 पे 12.5 मोटा मोटा कुछ 3,000 रुपया आपको टैक्स देना पड़ेगा। यानी 1.5 लाख के प्रॉफिट में आपने दिया कितना गवर्नमेंट को, सिर्फ 3,000 रुपया। और वहां पे आपने 1 लाख का प्रॉफिट करके 20,000 रुपया दिया। अगर समझ लीजिए वही 350 या 60वें दिन पे अगर आपका 6.5 लाख रुपए का पोर्टफोलियो हो गया होता तो 1.5 लाख के ऊपर आपको सीधा सीधा 30,000 देना पड़ता। यानी आपने सिर्फ 4-5 दिन होल्ड करने की वजह से आपका नेट 27,000 रुपए का प्रॉफिट होना था। तो ये चीजें भी ना पता होने की वजह से भी कई सारे लोग पैसा खो देते हैं। जब उनको प्रॉफिट बुक होता है तो उनको उतना नॉलेज नहीं रहता है स्टार्टिंग में कि भाई शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन मुझे भरना ही है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मुझे भरना ही है। बट जब उनका प्रॉफिट इतना होता है कि उनको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल बनानी पड़ती है तब उनके ये सारे चार्जेस काट दिए जाते हैं। और आपने जिस साल प्रॉफिट किया है उस साल अगर आपका प्रॉफिट नहीं कटा है उसके ऊपर आपको अलग से पेनल्टी भी लगती है। तो यही रहे 10 मुख्य कारण जो शेयर मार्केट में आपको नुकसान करा दे सकते हैं। तो इन मिस्टेक से आप दूर रहिए। और अगर ये वीडियो आपको जरा भी वैल्यूएबल लगा होगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर फर्स्ट टाइम आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। अब मिलते हैं और एक ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।